हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज लाए हैं प्रश्न पत्र, हल किया हुआ प्रश्न पत्र है सन 2016 का। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। इसमें आंसर सहित है क्वेश्चन आंसर। तो आंसर को भी डिटेल दिया गया है, इसके बारे में पढ़ते हैं और क्वेश्चन से अवगत होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन कौन सा दिया है। तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस यकृत शोथ किसके द्वारा फैलता है। तो हेपेटाइटिस, जिसे कहते हैं यकृत शोथ, किसके द्वारा फैलता है। तो विषाणु है, मतलब वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया, फफूंद, फंगस, शैवाल, अलगा। ये तो इसका आंसर क्या बताया गया है। तो विषाणु क्या है, विषाणु बताया गया है जो वायरस द्वारा फैलता है। इसके बारे में समझते हैं कि हेपेटाइटिस क्या है। तो हेपेटाइटिस एक वायरल रोग है जिसे सामान्य भाषा में पीलिया भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस एक वायरल रोग है जिसे सामान्य भाषा में पीलिया रोग भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने के कारण होता है। हेपेटाइटिस कब होता है, जब हमारे ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तब। आगे है, यह यकृत मतलब लीवर का एक खतरनाक रोग है। ये जो हेपेटाइटिस है यह लीवर के लिए खतरनाक बीमारी है। हेपेटाइटिस का या जीवाणुजन्य पीलिया के प्रमुख 6 प्रकार होते हैं। तो हेपेटाइटिस के जो 6 प्रकार हैं उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस एफ। अगर पूछा जाए कि हेपेटाइटिस विषाणुजनित पीलिया के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो इसमें इसके 6 प्रकार के नाम बताया गया है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये हेपेटाइटिस के प्रकार हैं। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है। ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है। तो योजना को देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं। कस्तूरबा गांधी योजना है, बी मातृ सुरक्षा योजना है, सी राजीव गांधी किशोरी योजना है, डी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है। तो इसका आंसर क्या होगा। ए कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु योजना। अब इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इससे रिलेटेड और टॉपिक बताया गया है। तो क्या है, यह भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। कस्तूरबा गांधी जो योजना, शिक्षा योजना ग्रामीणों द्वारा चलाया गया था, ग्रामीणों के लिए, ग्रामीण के महिलाओं के लिए साक्षरता दर के बढ़ाने के लिए चलाया गया था। तो ये किसके द्वारा चलाया गया था। तो भारत सरकार द्वारा यह योजना चलाई गई थी और बहुत महत्वपूर्ण योजना मानी गई थी। केंद्र सरकार ने देश के सभी लोगों को शिक्षा देने के लिए और देश की स्थिति को सुधारने के लिए एक योजना की शुरुआत की थी। कि जो केंद्र सरकार थी, इन्होंने देश के सभी लोगों को शिक्षा के जन तक पहुंचाने के लिए, अपने देश की स्थिति को सुधारने के लिए कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए इन्होंने चलाया था। इस योजना का शुभारंभ सन 2006 से 7 में किया गया था। दोस्तों, इसलिए हम क्वेश्चन के साथ ये आंसर बता रहे हैं कि इसमें एक क्वेश्चन के साथ एक आंसर नहीं, इसमें 4-5 आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। इससे आपका क्वेश्चन 2-4 और तैयार हो जाएंगे। इसलिए हम आपको डिटेल पढ़ा के इस तरह बता रहे हैं और क्वेश्चन को दिखा रहे हैं। आगे क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, संचार के किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती हैं। जब संचार के माध्यम से जो तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती हैं
तो किस रूप में दिखाई जाती हैं? फ्लैश कार्ड के रूप में, फिल्म स्ट्रिप में, टेलीविज़न में, श्यामपट्ट। इसे फ्लैश कार्ड को इंग्लिश में फ्लैश कार्ड ही बोलेंगे, फिल्म स्ट्रिप को फिल्म स्ट्रिप, टेलीविज़न को टेलीविज़न, श्यामपट्ट को क्या कहते हैं? ब्लैक बोर्ड कहते हैं। इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या है? ए। तो संचार में फ्लैश कार्ड के माध्यम से तस्वीर प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती है। संचार में जब फ्लैश कार्ड के माध्यम से क्या होता है कि तस्वीरों को सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई जाती हैं। और इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं क्या है। तो एक फ्लैश कार्ड है जिसमें दोनों तरफ जानकारी होती है। एक फ्लैश कार्ड है जिसमें दोनों तरफ जानकारी होती है। एक तरफ चित्र, दूसरी ओर चित्र के बारे में लिखा होता है। जो फ्लैश कार्ड होता है इसमें दोनों तरफ की जानकारियाँ मिलती हैं। एक तरफ चित्र लगा होता है और वो चित्र से रिलेटेड उस चित्र के बारे में लिखा हुआ होता है। तो जो इसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करेगा, साथ साथ चित्र के साथ साथ उसके बारे में भी पढ़ेगा। तो फ्लैश कार्ड माध्यम से अनेक लोगों को अपनी बात समझाई जा सकती है और यह संचार में उपयुक्त होने वाला एक अच्छा माध्यम है। तो फ्लैश कार्ड द्वारा क्या हो रहा है कि हम अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। इसमें एक अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाना एक संचार का माध्यम माना गया है और अपनी बातों को दूसरों तक एक अच्छे साधन के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो कौन से साधन बताए गए? तो फ्लैश कार्ड के माध्यम बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है। जब धागे का वजन इकाई प्रति लंबाई, इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है तो इसका आंसर क्या होगा? धागे की संख्या, यार्न नंबर, धागे की मजबूती यार्न स्ट्रेंथ, धागे की ऐंठन यार्न ट्विस्ट, धागे की समरूपता इवेनेस ऑफ यार्न। तो इसका आंसर क्या होगा? धागे की संख्या, उसकी लंबाई और लंबाई की इकाई प्रति वजन को दर्शाता है धागे के। तो क्या इसके आंसर में बताया गया, इसके बारे में देखते हैं। धागे की संख्या धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है। यार्न काउंट और यार्न साइज यार्न नंबर के पर्यायवाची हैं। तो धागे की संख्या के पर्यायवाची को बताया जाता है तो यार्न काउंट और यार्न साइज नंबर को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? ब्यूटीज एंड सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? तो साधन मूल्य है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है, आंतरिक मूल्य है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, सी है ए बी दोनों बहुत, डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका आंसर बी है, आंतरिक मूल्य। सुंदरता आंतरिक मूल्य है। ये बताया गया कि सुंदरता एक आंतरिक मूल्य है। आंतरिक मूल्य वह है जिससे बाहरी मूल्य के रूप में भी जाना जाता है। तो जैसे अगर शरीर स्वस्थ है, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, उसकी रौनक, उसकी सुंदरता, चेहरे का जो ग्लो अलग ही तरीके से दिखाएगा। जब तक ले आंतरिक मूल्य, आंतरिक सुंदरता नहीं रहेगी, वो बाहरी तरफ प्रत्यक्ष रूप से वैसा दिखाई नहीं देगा। तो सुंदरता के मूल्य को क्या माना गया है? तो उसे आंतरिक मूल्य माना गया है। आगे चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है, BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो स्विच ऑफ फॉलोइंग डिसीज एंड प्रिवेंटेड बाय BCG वैक्सीन। तो क्या है? ए चेचक मतलब चिकन पॉक्स, बी डिप्थीरिया, तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड। इसका आंसर क्या माना है? तो तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस। क्या BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो BCG का टीका इसलिए लगाया जाता है कि बच्चों को तपेदिक रोग ना, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी ना हो। तो इससे सुरक्षा के लिए
क्या BCG का टीका लगाया जाता है? तो कब लग रहा है? तो BCG का टीका तपेदिक रोग से बचाव के लिए लगता है। तो टीबी का एक अंग्रेजी शब्द है। इस रोग को तपेदिक क्षय रोग और राजक्षमा के भी कहते हैं। अगर पूछ दिया जाए टीबी कैसा शब्द है, तो अंग्रेजी शब्द है, बताया गया कि अंग्रेजी शब्द है। इस रोग को 3 नामों से जाना जाता है। तपेदिक कह सकते हैं, इंग्लिश में ट्यूबरकुलोसिस कह सकते हैं। आपका क्षय रोग है या क्षमा है, तपेदिक, क्षय रोग या क्षमा, इन तीनों के नाम से जाना जाता है। टीबी रोग का मुख्य कारण एक प्रकार है जीवाणु, जिसे ट्यूबरकल बैसिलस कहते हैं। जो टीबी होता है वह एक जीवाणु के द्वारा होता है। उस जीवाणु का नाम है ट्यूबरकल बैसिलस, नाम है जीवाणु का। सर्वप्रथम जर्मनी के रॉबर्ट कोच ने 1882 ईस्वी में इस जीवाणु का पता लगाया था। अगर पूछा जाए कि BCG का टीका का सर्वप्रथम या टीबी का जो क्या कहते हैं जीवाणु का पता कौन लगाया था, तो सर्वप्रथम ये जर्मनी के रहने वाले हैं रॉबर्ट कोच ने 1882 ईस्वी में टीबी के बैक्टीरिया मतलब जीवाणु का पता लगाए थे। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है शारदा एक्ट संबंधित है। तो शारदा एक्ट एसोसिएटेड विथ तो कौन सा है? ए है विधवा विवाह और सती प्रथा, बाल विवाह, उपयुक्त सभी। इसका आंसर सी को माना है। शारदा एक्ट बाल विवाह को संबंधित है। तो अगर इस तरह टॉपिक बन जाता है बाल विवाह अधिनियम या निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था, तो इसका आंसर इसी शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है, जो कि 1929 में पारित किया गया था। इसके प्रायोजक हरविलास शर्मा के बाद इसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। जब ये शुरू किया गया था तो हरविलास शारदा के द्वारा एक्ट पारित किया गया था, फिर इस शारदा अधिनियम के नाम से जानने लगा। हरविलास शारदा नाम था, हरविलास शारदा, तो फिर इनका जो ये अधिनियम चला था तो शारदा एक्ट के नाम से बाल विवाह से संबंधित हो गया। आगे क्वेश्चन है, आगे क्या क्वेश्चन है देखते हैं। 8वां का क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है द्वितीयक रंग क्या है? तो द्वितीयक रंग क्या है? सेकेंडरी कलर्स आर क्या है? इसके बारे में देखते हैं। ए बताया प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए हैं। बी है लाल एवं पीले के मिश्रण से बना रंग है। सी है नीला काला सफ़ेद के मिश्रण से बने रंग हैं और उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए रंग क्या होते हैं? द्वितीयक रंग माने गए हैं। तब उसके बारे में देखते हैं कि आंसर में क्या बताया गया है, इसके बारे में देखते हैं। तो प्राथमिक रंग के मिश्रण से बनाए रंग क्या है? द्वितीयक रंग है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल है, नीला है, पीला है। इन तीनों कलर से मिलाकर हमें क्या कौन से रंग की प्राप्ति होती है? द्वितीय रंग की। तो द्वितीयक रंग कौन कौन से बनते हैं? नारंगी, हरा, बैंगनी होते हैं, जो कि प्राथमिक रंग के मिश्रण से बनते हैं। अब इसमें 2 तरह से क्वेश्चन बन गया है। अगर इसमें पूछा गया है क्या कि द्वितीयक रंग क्या है, तो द्वितीयक रंग हमारा नारंगी, हरा, बैंगनी है। अगर इस तरह से भी क्वेश्चन बन गया और इसमें पूछ दिया प्रारंभिक रंग कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नीला, पीला और लाल। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है। तो कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है? 1 पट्टी की आवश्यकता, 2 पट्टी की, 3 पट्टी की, 4 पट्टी पे। अगर सर पे चोट लगी है तो उस पर बांधने के लिए कितने प्रकार कैसी पट्टी होनी चाहिए और कितनी पट्टी होनी चाहिए, तो इसके बारे में देखते हैं। इसका आंसर क्या है? 2 पट्टी की आवश्यकता होती है। अगर सिर पर चोट लगी है तो सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है। यह पट्टी प्रायः 5 मीटर लंबी होनी चाहिए, परंतु सीने एवं सिर पर बांधने के लिए यह 8 मीटर तक लंबी होनी चाहिए। 5 से 8 मीटर तक की लंबी
पट्टियाँ होनी चाहिए, और पट्टियाँ कितनी होनी चाहिए? 2 पट्टियाँ होनी चाहिए। जब सिर पर चोट लगती है तो बांधने के लिए 2 पट्टी होनी चाहिए, और कितने मीटर? 5 मीटर लंबी होनी चाहिए, और सीने और सिर पे बांधने के लिए 8 मीटर लंबी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ICMR NIA 2020 RDA सारणी के अनुसार प्रति सन 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है? तो ये RDA सन 2020 के द्वारा पूछा गया है कि प्रतिदिन अगर 2000 कैलोरी पर फाइबर की जब ये तो 2000 किलो कैलोरी पूछा है, फिर फाइबर की प्रतिदिन संख्या पूछा गया, मात्रा पूछा गया, तो कितना होना चाहिए? तो क्या है? 30 ग्राम है, 25 ग्राम है, 34 ग्राम है, 40 ग्राम है। तो इसका आंसर क्या होगा? 30 ग्राम। तो इससे और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। 30 ग्राम फाइबर की प्रतिदिन की मात्रा निश्चित हो गई है RDA के थ्रू ये बताया गया है कि प्रतिदिन 30 ग्राम पर डे फाइबर लेना चाहिए। और ICMR के द्वारा NIN 2020 RDA सारणी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर 30 ग्राम फाइबर की प्रतिदिन की मात्रा निश्चित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक साधन के प्रकार हैं। तो कौन है टाइप ऑफ फैमिली रिसोर्सेज? तो पहला ए क्या है? मानवीय एवं अमानवीय। बी परंपरागत एवं गैर परंपरागत। और इसका देखते हैं सी लोचमय एवं अलोचमय। और डी क्या है? पूर्ण एवं अपूर्ण। आंसर क्या होगा? तो मानवीय एवं अमानवीय को माना गया है पारिवारिक साधन के प्रकार में। तो इसमें 2 तरह से पारिवारिक साधन को बताया गया है, मानवीय और अमानवीय। तो पारिवारिक साधन 2 प्रकार के, मानवीय साधन और नीचे अमानवीय साधन दिया गया है। तो अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, अगर हम इसको डिटेल पढ़ते हैं इसमें कई क्वेश्चन निकल के आते हैं, इसलिए हम आप लोग के समझ ऐसे क्वेश्चन को लाए हैं और इसके आंसर को इस तरह डिटेल दे रहे हैं कि आप लोग इससे भी कुछ नए क्वेश्चन सीखेंगे। तो पारिवारिक साधन तो पता होना चाहिए कितने होते हैं? 2 प्रकार के। मानवीय साधन के अंतर्गत कितने आते हैं? अमानवीय साधन के अंतर्गत कितने आते हैं? तो ज्ञान है मानवीय के साधन, समय मानवीय है, ऊर्जा मानवीय है, योग्यता और कौशल मानवीय है, मनोवृत्ति भी मानवीय साधन है। अब अमानवीय के अंतर्गत देखते हैं। तो अमानवीय साधन क्या है? पैसा है, भौतिक सामान्य है और सामुदायिक वस्तुएं हैं, अमानवीय साधन के अंतर्गत माने गए हैं। लेकिन समय को मानवीय अमानवीय दोनों माना गया है। इसके अनुसार भी 2 राइटर हैं, ग्रासिम कैंडिल और निकोलियम डार्सी, भी मानवीय अमानवीय के अंतर्गत दोनों बताए गए हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जब फ्लोट वार्प यार्न से बनता है तो कहलाता है? जब फ्लोट वार्प यार्न से बनता है तो कहलाता है। तो क्या कहलाता है उसके बारे में देखते हैं। साटिन बुनाई कहलाता है, साटिन बुनाई कहलाता है, रीव बुनाई कहलाता है, ये भी दोनों। इन दोनों में बस थोड़ी सी अंतर है। इसकी इंग्लिश पे हम ध्यान देंगे कि साटिन वीव क्या है? यस से TIN है, और साटिन में ये बुनाई यस से TEEN है। तो हम इसको हिंदी में भी मात्राएं तो आगे पीछे हो दिया जा सकता है, लेकिन इंग्लिश में गलती नहीं होगी, तो हम इंग्लिश को देखेंगे साटिन और सटिन। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो सटिन होगा। आगे देखते हैं, साटिन बुनाई से फ्लोट वार्प यार्न से बनता है। इसमें क्या होता है? साटिन बुनाई की विशेषताएं 4 या अधिक भरण या बाने के धागों से होती है। जब साटी की बुनाई होती है तो इसकी विशेषताएं 4 या अधिक भरण या बाने, जो 4, जब इसका साटिन बुनाई के बाद जो उसका भरावन की जाती है तो उससे 4 धागों से की जाती है, जो एक ताना सूत पर तैयार करते हैं, और या इसके विपरीत 4 ताना सूत एक ही बाने के धागे पर तैरते हैं।
फ्लोट्स मिक्स्ड इंटरफेसिंग होते हैं। ताने की बात कर गई तो ताना क्या है, एक सूत पर तैयार करते हैं और फिर 4 जो ताना सूत एक ही बाने के धागे में तैरते हैं। मतलब एक बाना रहेगा, आपका ताना का जो सूत होगा वो 4 होगा, उसी से डिजाइन तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है तो क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी एज ए कैलकुलेटेड। तो इसका ए क्या है, जन्म लेने वाले प्रति 100 शिशुओं के आधार पर। बी है जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर। सी क्या है, विभिन्न रोगों के संक्रमण के आधार पर। और डी क्या है, जन्म एवं मृत्यु संख्या के आधार पर। तो इसके आंसर को देखते हैं। बी आंसर है जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर। तो जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर मृत्यु दर की गणना की जाती है जब तक आवश्यक डेटा उपलब्ध है तब तक अपकृष्ट जन्म तक दर की गणना सरल है, जिसके अनुसार सूत्र CBR जन्मों की संख्या, ये हम जन्म मृत्यु दर निकालेंगे कैसे, जन्मों की संख्या वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या, जब हम अनुमानित जनसंख्या निकालेंगे और जो जन्म हुआ उसकी संख्या गुणे 1000 कर देंगे तो ये जन्म मृत्यु दर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था। तो क्या है, द रूरल हेल्थ मिशन वाज स्टार्टेड इन द ईयर। तो 1970 में, 1980 में, 1977 में, 2000। तो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था। तो 1977 में किया गया था। इसके बारे में जान लेते हैं। 1977 में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया गया था। मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख विशेषताओं में सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण प्रणाली को पूरी तरह कार्यात्मक और समुदाय के प्रति जवाबदेह बनाना। मिशन का जोर पानी, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण जैसे स्वास्थ्य की निर्धारकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर एक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, इसलिए इस मिशन को चलाया गया था कि एक जनता के लिए स्वच्छता, शिक्षा, पोषण जैसे स्वास्थ्य को सही रखने के लिए उनकी श्रृंखला को बनाया जाए और सार्वजनिक जो स्वास्थ्य प्रणाली है उसे सभी के जगह इसके बारे में या समुदाय को हर जगह से इन लोग ग्रामीण जनता के पास क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तो इस स्वास्थ्य योजना को मतलब शुभारंभ, इसको सही स्वास्थ्य योजना बनाने के लिए सभी जनता स्वस्थ रहे और अपने स्वास्थ्य को कैसे ध्यान दे, इसकी योजना को चलाया गया था स्वास्थ्य योजना 1977 में। ये कहाँ पे चलाया गया था, तो ग्रामीणों में चलाया गया था, ग्रामीणों के लिए। उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पूछता है। उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत हुई थी तो 4 दिसंबर सन 2007 में, 4 दिसंबर सन 2005 में, 12 दिसंबर सन 2008 में, 12 दिसंबर सन 2006 में। तो इसका आंसर है 4 दिसंबर सन 2007 में उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत की गई थी। इसके बारे में और बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो 4 दिसंबर 2007 में उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत की गई थी। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 4 दिसंबर सन 2007 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। ये उज्ज्वला योजना किसके द्वारा चलाया गया था, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। तो कब शुरू किया गया था, 4 दिसंबर सन 2007 को। इस योजना में अवैध व्यापार की रोकथाम, व्यावसायिक यौन शोषण के तरीके, तस्करी के पीड़ित बचाव, पुनर्वास, पुनः एकीकरण और प्रत्यावर्तन के लिए विशिष्ट घटक है। तो जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उज्ज्वला योजना चलाया गया था, तो ये महिलाओं के लिए चलाया गया था कि यौन शोषण जैसे पीड़िता के लिए ये योजनाएं चलाई गई थी। उन चीज़ों को रोका जा सके और अवैध व्यापार को भी रोका जा सके
यौन शोषण व्यवसाय को भी व्यवसाय को भी रोका जा सके, और जो पीड़िता होती उनकी तस्करी ना की जाए उसे भी रोका जा सके। इसके बारे में इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए उज्ज्वला स्कीम को चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है? तो क्या है? पहला चरित्र लेखन विधि, दूसरा है अनौपचारिक तथा नियंत्रण विधि, और सी क्या है? आत्मचरित्र लेखन विधि, और उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा बी, पारिस्थितिक विश्लेषण अनौपचारिक तथा नियंत्रण निरीक्षण विधि के अंतर्गत आता है। तो यह अध्ययन विधि परिस्थिति के सही निरीक्षण के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पना कहाँ से है? तो अल्पना कहाँ से है? तो बंगाल से है, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान, बिहार से। तो आप लोग सभी लोग जानती हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अल्पना फेमस हो गया है बंगाल का। तो इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। भारत में सबसे आम प्रकार की अल्पना रंगोली है। अगर पूछा जाए अल्पना क्या है, तो यह एक प्रकार की रंगोली है जो कहाँ पे है? अल्पना बंगाल में है। ये पश्चिम बंगाल में अल्पना देखने को मिलता है, जो एक डिजाइन बनाने के लिए रंगीन रेत का उपयोग किया जाता है। जो अल्पना डिजाइनिंग बनाई जाती है वह एक रंगीन रेत द्वारा, रंगीन बालुओं के द्वारा, रेत मतलब बालू होता है, रंगीन बालू के द्वारा तैयार किया जाता है। अल्पना के अंतर्गत रंगोली, चौक पूर्णा इत्यादि आते हैं। तो जो अल्पना बनाई जाती है, रंगोली भी उसके अंतर्गत आती है। शादी विवाह, पूजा पाठ के चौक पूर्णा जिसे कहते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें भी डिजाइनिंग बनती है। परंपरागत रूप से बांग्लादेश में अल्पना सफ़ेद होती है। जब बांग्लादेश में देखा जाए तो अल्पना सफ़ेद होती है, क्योंकि अल्पना के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तरल पेस्ट चावल के पाउडर को पानी में मिलाकर बनाया जाता है। तो बांग्लादेश में परंपरागत रूप से देखा गया है कि जो अल्पना तैयार किया जाता है यह सफ़ेद होता है। और किससे तैयार किया जाता है? तो जो चावल होता है उसको पीस कर उसे पेस्ट बनाकर उससे डिजाइनिंग की जाती है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंग में नहीं आता है? प्रजनन अंगों में नहीं आता है। तो वास डिफरेंस, डिंब ग्रंथियाँ, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब। तो इसका आंसर क्या होगा? तो वास डिफरेंस। इसके बारे में देख लेते हैं। वास डिफरेंस स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है। तो डिंब ग्रंथियाँ, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब और योनि स्त्री प्रजनन अंगों में आती हैं। तो वास डिफरेंस में स्त्री प्रजनन अंग में नहीं आती हैं। तो क्या क्या आती हैं? डिंब ग्रंथियाँ आती हैं, गर्भाशय आता है, फैलोपियन ट्यूब आता है, योनि स्त्री प्रजनन अंगों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विनियोग नहीं है? तो कौन सा विनियोग नहीं है? जीवन बीमा नहीं है, अल्पकालीन विनियोग नहीं है, बटुआ नहीं है, दीर्घकालीन विनियोग नहीं है। तो इसका आंसर है बटुआ नहीं है। यह एक प्रकार का विनियोग नहीं है। तो क्या है? बटुआ विनियोग का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से विनियोग के प्रकार कुछ इस प्रकार बताए गए हैं। तो कौन कौन से विनियोग है? तो जीवन बीमा है, अल्पकालीन विनियोग है, दीर्घकालीन विनियोग है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। फिर हम कल इससे आगे क्वेश्चन लेकर आएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आंसर को भी देखेंगे। इसके आंसर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होने का चांस है, इसलिए कि क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 आंसर हमको इसी से मिल जाएंगे। तो हमको अच्छा लगा कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा कि आप लोग के तक हम ये वीडियो पहुंचा रहे हैं। और अगर इसमें कोई गलती या कमी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 8वां क्वेश्चन है, किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है? तो किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है? तो इसका आंसर है 0 से 2 वर्ष, 0 से 6 वर्ष,
6 से 9 वर्ष, 9 से 12 वर्ष। तो इसका आंसर है 0 से 2 वर्ष। वर्ष की आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है। अब 0 से 2 वर्ष की आयु में ही बोलना और सीखना आरंभ कर देता है। जब बच्चा 0 से 2 वर्ष की आयु में ही प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है, किसी चीज़ को बार बार प्रयत्न करके सीखता है और किसी चीज़ को याद करता है और भूल जाता है तो उसके द्वारा सीखता है, और बोल कर भी सीखता है और करके भी सीखता है, तो 0 से 2 वर्ष की आयु माना गया है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है, द्वितीयक रंग क्या है? सेकेंडरी कलर्स क्या है?